नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस चैनल पर। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 1000 सवालों का संघर्ष आर या पार वाला बैच स्टार्ट हो गया है आज से। यहां पर आप सभी लोगों को पता है कि 17 और 18 फरवरी का सभी लोगों का एग्जाम है। तो यहां पर ना कोई ज़्यादा बात होगा, ना कोई शायरी किया जाएगा। सीधा सीधा यहाँ पर सारे सवालों को बहुत ही आसान भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को हल करेंगे बहुत ही कम समय में। तो ध्यान से वीडियो को देखते हुए चलना। अगर किसी को समझ में ना आए तो जरूर बताना, क्योंकि यहाँ पर शायरीबाजी नहीं होगा, केवल और केवल सभी सवालों को हल किया जाएगा। क्योंकि पेपर देने से पहले सभी लोग एक बार इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि वर्दी लेना तय है आप सभी लोगों को। जितने लोग यहां पर देख रहे हैं, बस कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि बहुत समय ज़्यादा नहीं लेंगे, एकदम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल किया जाएगा। 1000 क्वेश्चन का टारगेट है, जिसमें आपको 2 से 3 लेक्चर में पूरा का पूरा हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो एकदम ध्यान से देखते हुए आप लोग चलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन आप लोग सभी लोग एक बार चेक कर लेना प्लीज़, अगर आप लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं तो दबा लीजिएगा, क्योंकि शुरुआत 0 से होगा और हम लोग लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। तो उनको प्राप्ति हुआ था बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। स्वामी दयानंद जी ने किया था। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो गुरुमुखी लिपि है। समझ गए आप लोग, ये भी बातें हो गई। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो दक्षिणतम किनारा जो है वो है कन्याकुमारी। समझ गए आप लोग। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो किस राज्य में निकलता है, अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। उसके बाद इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए होता है। आप सभी लोगों को ये बात पता रहना चाहिए कि इंसुलिन जो होता है ये मधुमेह की बीमारी के लिए, उसको ठीक करने के लिए ये इंसुलिन का इस्तेमाल किया जाता है। बिहू किस राज्य की प्रसिद्ध त्योहार है। अब जो बिहू है, बिहू ये किस राज्य का है त्योहार, ये आसाम का है। समझ गए आप लोग। बात आता है यहाँ पर, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो आंवले में पाया जाने वाला जो विटामिन होता है वो होता है विटामिन सी। विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है आंवले में, और इसीलिए कहा जाता है आंवले खाने से विटामिन सी की कमी पूरा हो जाता है। और अगर किसी का बाल पक रहा है तो उसमें भी लोग कहते हैं कि आंवले का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आंवले खाने से विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो ये थे विलियम बेंटिंक। समझ गए। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। तो दोस्तों, कागज का आविष्कार हुआ था चीन में। कागज का आविष्कार कहां पर हुआ था, चीन में हुआ था। इस तरह के ऐसे ऐसे प्रश्न आपको दिखाऊंगा, आप लोग बोर मत होना कि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे हैं वैसे हैं। ये सारे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों सर्वोच्च सेनापति कौन होते थे। तो राष्ट्रपति होता है। समझ गए। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन ए। अब देखिए, इसका एक ट्रिक भी बता देता हूं। ए का मतलब होता है अंधेरा, और अंधेरा कब होता है, रात में होता है। अंधेरा कब होता है, रात में होता है। और रात में जब नहीं दिखेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं रतौंधी। तो विटामिन ए मतलब अंधेरा हुआ है। अंधेरा का मतलब रात में नहीं दिख रहा है, मतलब रतौंधी हुआ है। तो विटामिन ए की कमी से होने वाली जो रोग होता है उसको हम लोग बोलते हैं रतौंधी। समझ गए। पोंगल किस राज्य का त्योहार है। तो पोंगल जो है वो तमिलनाडु का त्योहार है। समझ गए। गिद्धा और भंगड़ा जो होता है, गिद्धा और भांगड़ा, ये लोक नृत्य कहाँ का है, किस राज्य का है। तो ये पंजाब का है। पंजाब में भांगड़ा होता है, गिद्धा होता है। आप लोग देखते हैं भांगड़ा उंगड़ा वहीं पर होता है पंजाब में। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था टेलीविजन का आविष्कार। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। रजिया सुल्तान ने पहली महिला शासिका थी भारत की। तो हमेशा याद रखना है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। तो वो थी रजिया सुल्तान। समझ गए आप लोग। तो देखिए, बहुत ही कम समय में 20 क्वेश्चन यहाँ पर हो चुका है। 17 से 20 क्वेश्चन हो चुका है। तो बहुत ही कम समय में सारे प्रश्नों को हल किया जाएगा। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होना। देखिए, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो वो अपने गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रश्न जो होते हैं वो नेगेटिव मार्क के चांस बन जाते हैं। इसीलिए मैंने सोचा ऐसे ऐसे आसान क्वेश्चन को करा दिया जाए, जिससे इसमें आप लोग बिल्कुल भी कन्फ्यूज ना हो। जो कॉमन रूप से प्रश्न होते हैं वो तो सभी लोग आसानी से हल कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रश्न जो होते हैं वो एग्जाम में परेशान कर देते हैं। जैसे कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया था, किसने दिया था। वो भगत सिंह ने दिया था। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था। तो 1919 ईस्वी में अमृतसर में ये हुआ था। ये बात समझ में आ गया आप लोगों को। थोड़ा सा छोटा करता हूं तब आप लोगों को ये भी प्रश्न दिख जाएगा। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। तो वो किया था फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना की थी।
समझ गए आप लोग। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है वो है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है लाला लाजपत राय जी को। समझ गए आप लोग। सैंडर्स की हत्या किसने किया था? तो भगत सिंह। समझ गए आप लोग। उसके बाद 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और बताइए 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो वो दिया था मंगल पांडे जी ने। मंगल पांडे जी ने क्या किया था? विद्रोह में सबसे पहला अपना बलिदान सबसे पहले दिया था 1857 ईस्वी में मंगल पांडे जी ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो बताइए आप सभी लोग। भारत की पहला महिला राज्यपाल थी, वो थी सरोजनी नायडू। चलिए, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी संतोष यादव। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। एकदम आसान भाषा में हम लोग सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और याद करने की भी कोशिश करेंगे। दोबारा तिबारा बार बार रिपीट करके बोल दे रहा हूं जिससे आपको यहीं पर याद हो जाए। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। समझ गए? ब्रह्म समाज मतलब कहीं ना कहीं पर राजा की बात किया जा रहा है, ब्रह्म। समझ गए? तो ब्रह्म समाज मतलब राजा राम मोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम अगर पूछे, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मतलब मूल शंकर। समझ गए? तो मूल नाम था मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटने का नारा दिया था दयानंद सरस्वती जी ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो किए थे स्वामी विवेकानंद जी ने। वास्को डी गामा भारत कब आया था? वो आया था 1498 ईस्वी में ये आए थे। देखते ही देखते हम लोगों ने यहाँ पर 31 क्वेश्चन 31 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आप लोगों ने बहुत सारी जगह पर पढ़ा होगा, वहाँ पर 30 प्रश्न 50 प्रश्न 1 से 1.5 घंटे में कराया जाता है। वहाँ पर भी लिख दिया जाता है कि ये भी मैराथन क्लास है, लेकिन यहाँ पर कम समय में अभी आपका 5 से 10 मिनट भी नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों ने 30 से ज़्यादा प्रश्नों को हल कर लिया है। इसी तरह से आप देखेंगे 10 से 20 मिनट के अंदर कितने सारे प्रश्न हम लोग हल कर देंगे। तो एग्जाम देने से पहले आप सभी लोग इस तरह के क्वेश्चन को जरूर देखा करिए। वास्को डी गामा भारत में 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल किस जगह, मतलब हवा महल जो है वो कहाँ स्थित है? तो हवा महल जो है ये जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हवा महल जयपुर में स्थित है। समझ गए आप लोग। तो चलिए बात करते हैं। बोर मत होना, एकदम छोटे लेवल से स्टार्ट किए हैं, 0 लेवल से प्रकार के क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं और अलग अलग प्रकार के सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे। चलिए बात करते हैं इसी तरह से अगले प्रश्नों की। अगला जो प्रश्न है वो है सिख धर्म का स्थापना किस सिख गुरु को माना जाता है? तो वो माना जाता है गुरु नानक को। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा होता है? सिखों का जो प्रमुख त्यौहार होता है वो होता है बैसाखी। बैसाखी किसका त्यौहार होता है? वो होता है सिखों का प्रमुख त्यौहार। समझ गए आप लोग। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष कहा जाता है किस महापुरुष को? तो लौह पुरुष कहा जाता है सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। अगर कहीं पर लिख दिया जाता है सरदार पटेल को कौन सा पुरुष कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है लौह पुरुष। समझ गए आप लोग। ये भी बातें हो गई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस जी को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो इनका नाम है विजय घाट। समझ गए आप लोग। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है ये बहुत ही आसान है, लेकिन इसी में स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और इसी में वो लोग गलत आंसर मार करके चले जाते हैं। तो महाभारत के रचयिता कौन है? वो है महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास महाभारत के हैं। यहाँ पर आपको नहीं याद आता है तो महाभारत महर्षि मह और मह दोनों जगह पर है, इसी बात को याद रखना है। बस महाभारत के आगे मह है और यहाँ पर भी मह है। तो महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास हैं। समझ गए। इस तरीके से आप ट्रिक बना करके भी याद करेंगे तो भी आप एग्जाम में नहीं भूलेंगे और सही आंसर टिक करके जरूर आएंगे। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो लिखा है उनका नाम है चाणक्य, या फिर इनको कौटिल्य भी कहा जाता है। समझ गए। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये दिए थे लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जिसको आपको जुबान पर एकदम अच्छे से याद रखना है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष।
इनको अस्थायी अध्यक्ष कहा गया है। समझ गए आप लोग। बात करें संविधान सभा की प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। समझ गए। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो इस तारीख को मनाया जाता है 8 मई को। सूर्योदय का देश नाम कौन सा देश प्रसिद्ध है, तो ये है जापान। समझ गए आप लोग। चलिए बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, जो कि आप लोगों को अपने जुबान पर याद रखना है। ऑप्शन में इस तरीके से आ जाएगा, आप कहेंगे ऑप्शन नहीं दिखा रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 7 मार्च, ऑप्शन बी 8 मार्च, ऑप्शन सी 9 मार्च, ऑप्शन डी नन, मतलब कोई नहीं, या फिर 10 मार्च। तो कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 8 मार्च को। इस तरीके से ऑप्शन बने हुए रहते हैं, लेकिन कम समय लगे इसीलिए ऑप्शन नहीं दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन और आंसर याद करा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही कम समय है और कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को आपको हल करना है, जिससे आप कम समय बढ़ के और एग्जाम में अच्छे स्कोर ला सकें। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम लोग बात करें तो भारत में जो सबसे छोटा राज्य है वो है गोवा का, जो कि एकदम साइड में कॉर्नर पर रहता है। समझ गए। इस तरीके से चलिए बात करते हैं अगला। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो जो ओणम है ये कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है, ये केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है ओणम। तो इस तरीके का वर्ड जो बोला जाता है ओणम, तो ये कहीं ना कहीं ये मिलता जुलता लग रहा है केरल से। तो ओणम केरल वाले इसी तरीके के वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो ओणम जो है ये केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी है, सभी लोगों को ये बात पता है कि भारत की राजधानी दिल्ली है। भारत की राजधानी दिल्ली है, जुबान पर रट के बैठे हैं, लेकिन एग्जाम में आ जाएगा दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो इसी में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बना था। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है, ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। सबसे जो चमकीला ग्रह होता है वो होता है शुक्र ग्रह। देखिए यहां पर देखते ही देखते आपके 50 प्रश्न हल हो चुके हैं। अभी आपका ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट ही हुआ है और 50 प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं। और आप लोगों ने बहुत सारे अलग अलग चैनल पे देखा होगा, वहां पर 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन 1 से 1.5 घंटे में कराते हैं। तो आप लोगों को एग्जाम से पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना है, क्योंकि 10 से 15 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों ने सॉल्व कर चुका है। और चलिए और भी सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे, तो आप बोर बिल्कुल भी मत होना। जैसे हम लोगों ने 50 क्वेश्चन किया है, इसी तरीके से 1000 क्वेश्चन का टारगेट है। तो 1000 क्वेश्चन का जब टारगेट है तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी ये पूरा होगा। सपोर्ट करने का मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है वो है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो लोग लगा करके आ जाते हैं मोर, लेकिन राष्ट्रीय पशु की बात किया गया है तो भारत का राष्ट्रीय जो पशु है वो बाघ है। अब यहां पर बाघ लिख देंगे, मोर लिख देंगे और भी अलग अलग जानवर का नाम लिख देंगे, लेकिन जो पशु पूछा है तो ये बाघ होता है। लेकिन अगर भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछ ले तो राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है। इसमें भी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 0 से स्टार्ट करेंगे, 100 तक पूरा कंप्लीट करवाएंगे आपको, इसीलिए कह रहा हूं एकदम अच्छे से आप लोग समझते हुए चलना। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा होता है, तो भारत का जो जलीय जीव होता है वो होता है गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन जो होता है वो होता है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। समझ गए। बात करें भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा होता है, तो ये 90% क्या 99% सभी लोग करेक्ट करके आएंगे। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग जान लीजिए बहुत ही गलत बात है, क्योंकि सभी लोगों को ये बात पता है। और भारत का राष्ट्रीय फूल तो कमल सभी लोगों को पता है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है ये पता है कि नहीं, भारत का राष्ट्रीय पेड़ ये आप लोगों को पता रहना चाहिए, इसीलिए इसको एकदम अच्छे से एक किनारे लिख दिया हूं कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, गंगा डॉल्फिन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, आम है। यहां से 1 से 2 प्रश्न बनना तो तय ही है, तो आप लोग इंपॉर्टेंट में इसको लिख लेना। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, वो है बरगद। बरगद जो है वो भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। भारत का राष्ट्रीय फल नहीं पूछा जा रहा है कि आप आम लगा करके आएंगे, कमल लगा करके आएंगे, तो यहां पर पेड़ की बात किया गया है, फल की बात नहीं किया गया है, तो मारना है आपको बरगद। समझ गया। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी। हॉकी जो है वो है भारत का राष्ट्रीय खेल। और बात कर लेता हूं थोड़े से और भी प्रश्न की ओर। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है,
इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भारत के जो राष्ट्रीय झंडे होते हैं इनकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, तो वो होता है 3:2। ये आपको जुबान पर याद रख लेना है क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर बन सकते हैं। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था, तो वो लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है, वो है वंदे मातरम। वंदे मातरम है भारत का राष्ट्रीय गान। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था, तो वो लिखे थे बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। तो यहाँ पर देखिए भारत से संबंधित यहाँ पर 10 से 11 प्रश्न हैं, जिसमें से एग्जाम में आने वाले हैं 2 से 3 प्रश्न आ सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, भारत का जलीय जीव कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, राष्ट्रीय फूल कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है भारत का। उसके बाद आप लोगों को भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय झंडे जो होते हैं उनकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है, भारत का जो राष्ट्रगान है किसने लिखा था, भारत का राष्ट्रगीत जो है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत ये 2 बात याद रखना है। भारत का जो राष्ट्रगान है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था और भारत का राष्ट्रगान क्या है, तो वो है वंदे मातरम। समझ गए। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। जुबान पर याद रखना है, बिल्कुल भी कभी भी आपको इसको नहीं भूलना है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपति सबसे पहले किसने कहा था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने सबसे पहले कहा था महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, तो हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वो है शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितना होता है, तो 52 सेकंड में इसको खत्म कर दिया जाता है। 52 सेकंड तक इसको गाया जाता है भारत का राष्ट्रगान। समझ गए आप लोग, ये भी बातें पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है दोस्तों उसको भी चलिए जान लेते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी, तो वो किए थे हेनरी बेकरल ने। पेसमेकर संबंध शरीर में किस अंग से है, तो वो है हृदय से, जिसको इंग्लिश भाषा में लीवर भी कहा जाता है। समझ गए आप लोग। मानव शरीर किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ कहा जाता है, अब आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर क्या होगा, मानव शरीर की किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ कहा जाता है, इसका आंसर नहीं दिख रहा है। अब आप लोगों को यहाँ पर इसको कमेंट बॉक्स में सभी लोग जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं इसका आंसर जल्दी से बताइए। इसीलिए साइड में यहाँ पर इसको छिपा दिया हूँ, इससे हमें भी पता लगेगा कितने सारे लोग यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं। आपके कमेंट से पता चल जाएगा हमें। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है, तो वो है हीरा। अगला जो प्रश्न है वो है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, तो वो किए थे रॉन्टजन ने। ये बात हमेशा याद रखना है। एक्सरे कराने रोज जाते हैं सब लोग हॉस्पिटल में, इसका एक्सरे कराइए, इसका एक्सरे हो रहा है, तो एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, तो एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया था। बहुत ही कॉमन बात है, आप सभी लोगों को ये बात पता रहना चाहिए। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था, तो सबसे पहले तांबा का किया गया था। समझ गए। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो तांबा का प्रयोग सबसे पहले मनुष्यों के द्वारा किया गया था। ठीक। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, तो वो एकदम ब्लैक ब्लैक कलर का दिखाई पड़ता है, काला दिखाई पड़ता है। समझ गए आप लोग। यहाँ पर मेन मुद्दा आता है जो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वो है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो वो किए थे गैलीलियो ने। समझ गए। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है, तो उनका नाम है राजघाट। समझ गए आप लोग। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी। हमारे भारत में सबसे पहले जब रेल चला था तो वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कहाँ तक चला था, तो वो कहाँ से हुआ था, वो बम्बई से लेकर के, मतलब जो वर्तमान समय में बम्बई का नाम हटा करके मुंबई कर दिया गया था, तो मुंबई से स्टार्ट हुआ था और वो थाने तक चला था। समझ गए आप लोग। ये भी बातें आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि भारत में सबसे पहले जो रेल का यात्रा स्टार्ट हुआ था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कहाँ तक चला था, तो वो बम्बई, मतलब जो इस समय पर मुंबई नाम पड़ गया है, तो मुंबई से लेकर के ये थाने तक चला था। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ किया गया था, तो ये स्टार्ट हुआ था कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था, तो भारत में रेल का आरंभ 1853 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न है वो है, तो भारत में रेल आरंभ कब हुआ था, ये तो आप सभी लोगों को पता चल गया। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो वो थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे।
जो कि प्रथम यात्री अंतरिक्ष के थे। कब गए थे? 1984 में। ये भी आपको याद रखना था, हमेशा याद रखना है। सन भी कभी कभी पूछ लेता है तो इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वो थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे पहले महासचिव कौन थे? तो वो थे रिगवेली। समझ गए? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 देश होते हैं। समझ गए आप लोग? देखते ही देखते हम लोगों ने 80 से 84 प्रश्न बहुत ही कम समय में, अभी 20 मिनट हुआ होगा आपका, और इतने समय में हम लोगों ने 84 प्रश्न हल कर चुके हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कितने आसान तरीके से हर प्रश्न का हल एकदम अच्छे से देखते हुए हम लोग चल रहे हैं। अगर आपको दोबारा तिबारा देखना भी चाहेंगे तो जैसे मान लीजिए अगर यही हमारा 80 से 84 प्रश्न हमने सॉल्व कराया, इसको मान लीजिए इतने ही प्रश्न को हमने 1 घंटे का 1.5 घंटे का कर दिया होता, तो क्या आप इसको रिवीजन कर पाते? अगर मान लीजिए आपको रिवीजन करना है तो आप हमारे इस वीडियो को दोबारा देखना चाहते हैं तो क्या आप दोबारा देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा है। और वीडियो जब छोटा रहेगा तो आप दोबारा तिबारा 4 बार रिपीट कर करके देख सकते हैं, जिससे आपको सारे प्रश्न के आंसर जुबान पर याद हो जाएं। तो इसीलिए वीडियो को मैं छोटा बना रहा हूँ, कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को हल करने का ये टारगेट है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो अगर अस्थायी सदस्य की बात करें तो 5 अस्थायी सदस्य हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पर स्थित है? तो वो है द हेग, हार्डलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून है। समझ गए? ये भी बातें हो गई। अगले प्रश्न की ओर अगर हम लोग आगे बढ़ें तो अगला जो प्रश्न है वो है संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन हैं? तो हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय जो हैं वो हैं अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो हमेशा याद रखना है कि ये जो होते हैं 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के लिए अस्थायी सदस्य जो चुने जाते हैं वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। समझ गए आप लोग? अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ें तो संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना? तो वो दक्षिण सूडान बना हुआ था। किस विटामिन की कमी से खून का रुकावट बंद हो जाता है? तो विटामिन के की कमी से जो हमारा ब्लड का रुकावट होता है वो बंद नहीं होता है। समझ गए? वो रुकता नहीं है। खून का रुकावट जो होता है वो रुकता नहीं है, बंद नहीं होता है, विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हमेशा याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अब बात करें पॉलिटी के क्वेश्चन के बारे में तो इस तरह के भी प्रश्न आ सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रसभा घोषित किया गया था? तो अनुच्छेद 343 के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था अनुच्छेद 343 के द्वारा। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो वो है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा जो है वो ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं। समझ गए आप लोग? अभिनव बिंद्रा हमेशा याद रखना है आपको। अगले प्रश्न की बात करें तो वह ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? तो ये जो होता है 4 वर्ष के बाद। ओलंपिक खेलों का आयोजन हमेशा 4 वर्ष के बाद कराया जाता है। तो कभी भी ओलंपिक खेलों के आयोजन की बात किया है कि कितने वर्षों के बाद होता है, तो वो 4 वर्षों के बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ पर होते होंगे? तो ये रियो डी जेनेरो में। समझ गए? अगले प्रश्न की ओर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस मनाया जाता है 10 सितंबर को। 10 सितंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस मनाया जाता है। ये समझ में आ गया। लेकिन 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 10 सितंबर को तो पता चल गया अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस मनाया जाता है, लेकिन 14 को क्या मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। तो ये भी आपको याद रखना है। 10 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध होती हैं? तो हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध होती है? तो मुरहार के प्रसिद्ध होती हैं नस्ल की भैंस।
चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है वो है प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये गुड़गांव में स्थित है प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो रविंद्र राव वीरेंद्र सिंह ने बनाया था। हरियाणा का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर है, तो कितने किलोमीटर का है? हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो वो है 44,212 किलोमीटर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा जी हैं। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन के साथ लगती है। हमेशा आपको याद रखना है किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों से के साथ लगती है? तो वो है चीन। और इसी तरह से हम लोग देखते ही देखते 100 से ज़्यादा प्रश्न हल कर चुके हैं इतने ही कम समय में। अभी देखिए कितने सारे प्रश्न आपको करवाता हूं एकदम आसानी से यहाँ पर समझते हुए और देखते हुए आप लोग इस वीडियो को चलना। जो अगला प्रश्न है वो है बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक होता है? तो तूफान का सूचक होता है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारतीय मरुस्थल का जो नाम होता है वो होता है थार। थार भारतीय मरुस्थल का नाम होता है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो वो है आसाम में। समझ गए आप लोग। अगली बात करें प्रश्नों की तो वो है पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो वो घूमता है पश्चिम से पूर्व की तरफ। वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमता रहता है। समझ गए आप लोग। अगर आप लोगों को पश्चिम से पूर्व नहीं पता है तो आप लोगों को इस तरीके से अपने कॉपी में एक इमेज बना लेना है प्लस का। उसके बाद देखिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, मतलब पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो यहाँ पर पृथ्वी अपनी धुरी से किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से घूमती है पूर्व की तरफ। पश्चिम से पूर्व इस तरीके से ये घूमता है। समझ गए आप लोग। तो कभी भी नहीं भूलना है, इस तरीके से आपको बना लेना है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? तो अधिक सुचालक जो है वो है चांदी। गोबर गैस के मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। गोबर गैस से मुख्य रूप से जो पाया जाता है वो पाया जाता है मीथेन गैस। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये बात किसने कहा था? ये बात कहे थे लोकमान्य तिलक जी ने। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर के रहूंगा। इसको कहने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं लोकमान्य तिलक जी। समझ गए आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है राष्ट्रसभा सदस्यों का चुनाव कितने अवधि के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है 6 वर्ष 113 दिन। समझ गए। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी होती है? तो हिंदी भाषा की जो लिपि होती है वो देवनागरी लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी होती है, आपको हमेशा पता रहना चाहिए। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो आकाश गंगा का क्या नाम है? दुग्ध मेघला मिल्की वे। ये भी बातें हो गई। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो वो था उदंत मार्तंड। चलिए एक बात थोड़ा सा यहाँ पर और भी हम लोग बात करते हैं। दोस्तों पहली बार ये मैं आर या पार का सीरीज लेकर के आया हूँ यूट्यूब पर पहली बार आर या पार का सीरीज स्टार्ट किया हूँ, जिसमें बहुत ही कम समय में 1000 क्वेश्चन का टारगेट है। अब देखिए ये 20 से 30 मिनट का वीडियो रहेगा जिसमें आपका 150 से 200 प्रश्न हल किए जाएंगे और 3 से 4 वीडियो में 1000 क्वेश्चन का जो संघर्ष है ये पूरा हो जाएगा, जिसमें आप लोग अगर इतना प्रश्न कर लेते हैं तो 20 से 30 प्रश्न आपका इसी वीडियो से मिलने वाले हैं। तो जरूर आप लोग इस वीडियो को देखना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और कमेंट बॉक्स में सभी लोग जरूर बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। और इसी तरीके से आपको और भी वीडियो मिलते रहेंगे, तो जरूर आप चैनल पर जुड़े रहिएगा। चलिए हिंदी भाषा का सबसे पहला समाचार पत्र कौन था? तो वो था उदंत मार्तंड। अगले प्रश्न की ओर अगर हम आगे बढ़ें तो वह है तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा का किस बोली में लिखी गई थी? तो वो अवधी भाषा में लिखी गई थी। किस बोली में लिखी गई थी? वो अवधी बोली में लिखी गई थी। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते थे? तो वो उभय भानु हंस कहलाते थे। 118 आधुनिक लोकप्रिय खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी एथेंस यूनान में 1896 ईस्वी में। भारत में किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता था? तो वो हॉकी में जीता था। समझ गए आप लोग। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक
कहाँ और कब जीता था? तो वो 1980 में मॉस्को में जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद कराया जाता है? जस्ट अभी आपको पहले ही बताया है, 4 वर्ष के बाद ये कराया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अगर बात किया जाए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो वो स्थित है लुसान, स्विट्जरलैंड में स्थित है। सन 2022 में ओलंपिक खेल कहाँ पर हुआ था? तो सन 2012 में ओलंपिक का जो खेल हुआ था वो लंदन में हुआ था। ओलंपिक ध्वज कितने गोले होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं। सभी लोगों को ये बात पता रहना चाहिए, खेलकूद से प्रश्न जरूर बनते हैं, इसीलिए आपको याद रखना चाहिए। चलिए, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो वो है माइकल फेल्प्स। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए थे? तो वो हुआ था टोक्यो, जापान में। सन 2012 में ओलंपिक खेलों का कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो वो है बैडमिंटन से। बैडमिंटन से यह संबंधित है। समझ गए आप लोग? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सन 1900 ईस्वी में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारत महिला की बात क्या आ रहा है? पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो जो है उनका नाम है कर्णम। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली सबसे पहला महिला, तो सबसे पहली महिला की बात क्या है? तो वो जो खिलाड़ी हैं वो हैं कर्णम। समझ गए? ओमेन की बात यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक, कर्णम मल्लेश्वरी। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो वो है ब्लैक टू वेदास, मतलब वेदों की आर लौटो नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद जी ने इसको दिया था, ब्लैक टू वेदास। महर्षि दयानंद। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने किया था? तो कौन किया था? श्यामलाल गुप्त जी ने किया था। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? जो जानवर होते हैं, जो पशु होते हैं, उनमें मिल्क फीवर की बीमारी किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से होता है, और इसीलिए पशुओं को कैल्शियम दिया जाता है। मानव शरीर के किस अंग के द्वारा यूरिया का रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा। समझ गए? मानव शरीर के किस अंग के द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो इसको फिल्टर किया जाता है किसके द्वारा? गुर्दे के द्वारा। किस एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो उनको मिला है प्रो अमृत सेन को। समझ गए? भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो वो है शहनाई। समझ गए आप लोग? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते ही देखते हम लोगों ने 135 प्रश्न को हल कर चुके हैं और एकदम आसान तरीके से कर चुके हैं, जिससे आपको कभी भी कोई भी परेशानी ना हो। देखते ही आप तुरंत बता दें इसका आंसर ये है। ज़्यादा टाइमिंग भी नहीं लिया जा रहा है और ज़्यादा ऑप्शन दिखा करके गुमराह भी नहीं किया जा रहा है। ये हो सकता है कि ये हो सकता है कि ये हो सकता है कि ये हो सकता है। केवल क्वेश्चन और शुद्ध उसका आंसर दिखाया जा रहा है यहाँ पर, जिससे आप एग्जाम में प्रश्न को पढ़ेंगे तो तुरंत आपका जो ध्यान जाएगा उसी आंसर की तरफ जाएगा कि हाँ यही करेक्ट आंसर है, और अलग अलग ऑप्शन को देख करके आप गुमराह नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। इसीलिए इस तरीके से मैं सीरीज लेकर के आपके लिए आया हूँ। बात करें अगले प्रश्न की ओर तो वो है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल वो कौन थे? तो वो थे श्री राजगोपालाचारी जी, जो थे वो थे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। समझ गए आप लोग? अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ें तो वो है भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रूस के। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो वो है हिमाद्री। हिमाद्री नाम है, याद रखना है, भूलना नहीं, हिमाद्री नाम है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व में, अब यहाँ पर वर्ल्ड की बात किया जा रहा है, पूरे विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे पहली महिला कौन थी? कौन थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। जापान की जुनको तबाई थी, जो कि विश्व में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये महिला थी। देखिए, पीलिया बीमारी की बात करें, पीलिया बीमारी किस अंग का रोग होता है? यकृत या फिर लीवर कह सकते हैं। समझ गए आप लोग? अगले प्रश्न की ओर अगर हम आगे बढ़ें तो अगला जो प्रश्न है वो है द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो यह जो नियम है वह है पास्कल का नियम। पास्कल के नियम से यह संबंधित है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो यह है पास्कल का नियम। हमेशा आपको जुबान पर इसको याद रखना है, रट लेना है एकदम अच्छे से। अगला जो प्रश्न है वह है क्लोरोफिल का खनिज
घटक क्या है? तो क्लोरोफिल का खनिज घटक जो होता है वो होता है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम है। 2 बार 3 बार 4 बार बोलता हूं, क्लोरोफिल का खनिज घटक जो है वह है मैग्नीशियम। जुबान पर याद रख लेना है। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में होता है ब्यूटेन। एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है, एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है। यहीं पर आपको याद हो जाएगा। इसीलिए इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2 बार रिवाइज कर दे रहा हूं। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को कौन पढ़ा था? तो इसको पढ़ने वाले का नाम है जेम्स प्रिंसेप। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव के द्वारा जो अशोक थे वो बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? किसके प्रभाव के द्वारा? तो ये उपगुप्त के द्वारा इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किए थे। कौन? अशोक। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अकबर जो था ये एक ऐसा मुगल बादशाह था जो कि अशिक्षित था। ये शिक्षित नहीं था, ये पढ़ा लिखा नहीं था। ये क्या था? ये अशिक्षित था। तो हमेशा याद रखना है कि कौन सा मुगल बादशाह जो है वो अशिक्षित था, तो वो थे अकबर। अकबर बहुत ही फेमस हैं, लेकिन ये क्या थे? ये अशिक्षित थे। हमेशा याद रखना है। लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अकबर का नाम तो बहुत चला हुआ है, अकबर तो अशिक्षित नहीं हो सकते हैं। लेकिन यही सच्चाई है, अकबर जो थे वो मुगल बादशाह के अशिक्षित व्यक्ति थे। समझ गए आप लोग? अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ें तो वो है अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो अमृतसर शहर की स्थापना किसने किया था? तो वो किए थे गुरु रामदास जी ने। गदर पार्टी का संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी का संस्थापक हरदयाल थे। हमेशा याद रखना है आप लोगों को। जो यहाँ पर कुछ बात बता रहे हैं, जैसे कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ पर बताए हैं। क्लोरोफिल खनिज का घटक क्या है? तो ये मैग्नीशियम है, इसको नहीं भूलना है। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। ये जो लास्ट में कुछ प्रश्न दिखा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, जुबान पर याद रख लेना। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ये जो बताए हैं, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो अशोक के अभिलेखों को कौन पढ़ा था सबसे पहले? तो सबसे पहले पढ़ने वाले जो थे वो थे जेम्स प्रिंसेप। समझ गए? इसके बाद आपको यहाँ पर बता दिए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, किस बौद्ध भिक्षु, मतलब कौन बौद्ध भिक्षुक थे जो कि बहुत ज्यादा प्रभाव डाले थे अशोक को बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के लिए? तो वो थे उपगुप्त। उपगुप्त जी थे, ये बौद्ध भिक्षुक थे जिन्होंने अशोक को बहुत ज्यादा प्रभाव डाला था, और इन्हीं को देखते हुए इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। और कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित थे? तो वो थे अकबर। अकबर जो थे वो क्या थे? अशिक्षित थे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े, इसीलिए रिवाइज करा दिया हूं क्योंकि वो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना किया था। गदर पार्टी का संस्थापक कौन है? तो लाला हरदयाल थे। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल थे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ें तो वो है सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू किया था? तो गुरु अंगद देव ने। एक ट्रिक अगर बताएं आप लोगों को तो लंगर, तो यहां पर लंग और अंग ये 2 बात याद रखना है। अगर कहीं पर लिखा आ जाए प्रश्न सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू किया था? तो लंग और अंग कहीं ना कहीं मिलता जुलता लग रहा है। तो लंगर प्रथा का शुरू गुरु अंगद देव ने किया था। अगर इस तरह से प्रश्नों को थोड़ा बहुत ट्रिक बना करके भी पढ़ेंगे तो देखते ही एग्जाम में भूलना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर लंग और यहाँ पर अंग देखते ही तुरंत आप टिक मार देंगे। क्या मारेंगे? गुरु अंगद देव जी ने। समझ गए? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। वेद कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है। समझ गए आप लोग? अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ें तो किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। हिस्ट्री के प्रश्न है ये, आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आपको याद आ गया होगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में ये शुरुआत हुआ था। मतलब प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है ये कब से शुरुआत हुआ था, कब से ये प्रारंभ हुआ था? तो 1951 से ये शुरू हुआ था। चीन यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये अध्ययन किया था नाल
नालंदा में। समझ गए। अगला जो प्रश्न है वो है कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। तो कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है, वो ओ कहलाता है। ओ जो समूह है वो क्या कहलाता है, रक्त समूह का सर्वदाता कहलाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, आप भले ही भूल जाएं लेकिन इसको छोटा बच्चा सही आंसर इसको बता करके आएगा। तो इस तरह के भी प्रश्न आपको याद रखना चाहिए जिससे आप कभी भी ना भूलें। अगला जो प्रश्न है वो है सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है। तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होती है। हमेशा जब ठंडी का मौसम रहता है और धूप निकल जाता है तो लोग कहते हैं जा रहे हैं विटामिन डी को लेने, धूप में जा रहे हैं विटामिन डी को लेने। तो सूर्य के प्रकाश से निकलने वाली जो विटामिन होता है, सूर्य के प्रकाश से जो हमें विटामिन मिलता है वो विटामिन मिलता है विटामिन डी। तो विटामिन डी जो होता है वो सूर्य की प्रकाश के द्वारा मिलता है। मादा एनाफिलीज मच्छर जो होता है इसको काटने से कौन सा रोग होता है, तो वो होता है मलेरिया। मलेरिया रोग, यही प्रश्न को उल्टा भी किया जा सकता है, मलेरिया बीमारी किस मच्छर के काटने के द्वारा होता है, तो वो होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा। तो प्रश्न इस प्रकार से भी घुमाया जा सकता है, इस प्रकार से भी घुमाया जा सकता है। तो हमेशा याद रखना है अगर प्रश्न इस तरीके से आ जाए मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से कौन सा बीमारी होता है, तब तो होगा मलेरिया। लेकिन मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने के द्वारा होता है, तो वो होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने के द्वारा ये होता है। तो दोस्तों इसी तरीके से हम लोगों का जो टारगेट था वो यहाँ पर पहले वाले वीडियो का जो आर पार का सीरीज है ये यहाँ पर आज का ये टारगेट कंप्लीट हुआ। इतने कम समय में आप लोगों को 157 प्रश्न करा दिया हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 मिनट यहाँ पर आपका लगा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट लगा, लेकिन 157 प्रश्न आप लोग यहाँ पर हल कर चुके हैं, 1 घंटा भी नहीं लगा। इसी तरीके से हम लोगों का जो 1000 क्वेश्चन का संघर्ष है, यहाँ पर सारे प्रश्न जिस प्रकार के भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं वो सारे प्रश्न यहाँ पर हल कराए जाएंगे। ये तो पहला आपका सीरीज है, 4 से 5 पार्ट बनेंगे, इसमें सारे प्रश्न करवा दिए जाएंगे। तो आपको बस सपोर्ट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट।